हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी का ये प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। हमने कल स्टार्ट करी थी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज, जिसका आज लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो पढ़ा था थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे। कल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से इंडिया में जो है पोर्तुगीज का ट्रेड स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था कि किस तरीके से पोर्तुगीज की एंट्री होती है। पोर्तुगीज की एंट्री होती है और फिर पोर्तुगीज जो है वो किस तरीके से अपनी फैक्ट्रीज इंडिया में इस्टेब्लिश करते हैं। जब पोर्तुगीज इंडिया में आए थे तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने जैमुरिन से कहा था, जैमुरिन से ही अनुरोध किया था कि वो अरब मर्चेंट्स को वापस भेज दें, ताकि उनका ट्रेड जो है, पोर्तुगीज का ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल हो सके, बेनिफिशियल हो सके। लेकिन जब जैमुरिन ने ऐसा मना कर दिया था तो पोर्तुगीज ने क्या किया कि बैक टू बैक एक के बाद एक गवर्नर जो है पोर्तुगीज गवर्नमेंट यहाँ पर भेजने लगी, ताकि वो यहाँ पर अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश कर सके, ट्रेड कर सके और कुछ सेटलमेंट्स जो है वो बना सके। जिसमें हमने कुछ सेटलमेंट्स देखी थी। फॉर इंस्टेंस हमने देखा था कि उन्होंने मद्रास में सेटलमेंट बनाया, उन्होंने हुगली पर सेटलमेंट बनाया। तो इस तरीके से जब फैक्ट्रीज की हम बात करते हैं तो ये रही फैक्ट्रीज पोर्तुगीज की। पोर्तुगीज की फैक्ट्रीज जो थी, पहली फैक्ट्री पोर्तुगीज की पहली फैक्ट्री पोर्तुगीज की जो है वो कैलिकट में लगाई जाती है, फिर कोचीन में और उसके बाद कन्नौर में। ये हमने कल पढ़ लिया था। अगर हम उसकी लोकेशन की बात करते हैं तो आपको मैप देखना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि ये रहती है हमारे पास, ये देख सकते हैं आप कोचीन जो केरला में है, वहीं पर कैलिकट, ये रही कैलिकट, ये है कन्नौर। ये सारी जो फैक्ट्रीज हैं ये पुर्तगालियों ने इंडिया में लगाई। और उनका मेन रीजन जो है, फैक्ट्री एक्चुअली में एक वेयर हाउस होती है जहां वो सेटलमेंट भी करते हैं एज वेल एज उसका फोर्टिफिकेशन भी बाद में किया जाता है। ट्रेड वगैरह होगा, फिर उनको खतरा भी है। ये ऐसा उन्होंने बताया था यहाँ के राजाओं को कि हमें अरबियों से जो है वो खतरा है, हम पर वो अटैक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें फैक्ट्रीज को फोर्टिफिकेशन करना जरूरी है। तो इस तरीके से फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश होती हैं, जहां पर कोचिन, कैलिकट और कन्नौर में वो एस्टैब्लिश करते हैं। और हमने बात कल ये भी की थी कि उन्होंने अपना जो कोचिन से लेकर जो कैपिटल थी, पुर्तगालियों की कैपिटल कौन सी थी इंडिया में, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उनकी कैपिटल जो थी, पहले तो कोचिन थी, उन्होंने कोचिन से शिफ्ट कर दी थी गोवा की तरफ। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर्स देखे थे पुर्तगालियों के, जिसमें हमने पढ़ा था अल्मीडा के बारे में, हमने अल्बुकर के बारे में पढ़ा था, नीनो दा कुन्हा के बारे में पढ़ा था और जॉन डी कैस्ट्रो के बारे में भी पढ़ा था। तो हमारा पोर्तुगीज का ये जो चैप्टर है वो अब कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं आज डच। अब हमें ये देखना है कि एक पावर के बाद एक आ रही है। ठीक है, अब कौन आएगा, डच। आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का अराइवल होता है इंडिया में 1602 में। दे वर एक्चुअली द नेटिव्स ऑफ हॉलैंड, जिसको नीदरलैंड भी बोलते हैं। ये वहां के रहने वाले थे और ये भारत में ट्रेड करने के लिए आए थे। अब होता क्या है, पहले हम लिखेंगे देवर द नेटिव्स ऑफ हॉलैंड।
ये हॉलैंड के रहने वाले हैं। सिक्सटीन जीरो टू में जो पार्लियामेंट है हॉलैंड की, वो क्या करती है, वो एक जॉइंट रेजोल्यूशन लेकर आती है जिसमें इन्हें 21 ईयर्स के लिए यानी अगले 21 सालों के लिए ये चार्टर दे दिया जाता है। हम लिखेंगे पार्लियामेंट ऑफ हॉलैंड क्या करती है। पार्लियामेंट ऑफ हॉलैंड जो है वो एक चार्टर इशू करती है। क्या करती है, एक चार्टर इशू करती है जिसमें अगले 21 ईयर्स के लिए उन्हें कहा जाता है, वहां की ट्रेडिंग कंपनीज को कहा जाता है कि आप ईस्ट इंडिया जाएं, आप भारत जाएं और वहां पर जाकर भारत में और जो बाकी आगे पीछे के एरियाज हैं वहां पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी टेरिटरीज जो हैं उन्हें भी एक्वायर कर सकते हैं, दूसरों की जो टेरिटरीज हैं उसे एक्वायर कर सकते हैं, वॉर कंक्लूड कर सकते हैं या फिर बिजनेस यानी ट्रेड जो है वो चला सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, मोनोपोली एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ये कौन कहता है, पार्लियामेंट ऑफ हॉलैंड एक चार्टर इशू करता है, चार्टर ऑफ 1602, जिसमें डिफरेंट जो ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं उन्हें कहा जाता है कि आप जाइए और जाकर ट्रेड कीजिए, जाकर आप जो कंक्लूड करिए, वॉर करनी है, टेरिटरीज एक्वायर करनी है, वो सब आप जाकर करिए। और इन्हें जब ये चार्टर इशू हो जाता है तो उसके बाद सबसे पहले एक आदमी यहां आएगा जिसका नाम है कॉर्नवालिस डी हॉटमैन। कॉर्नवालिस डी हॉटमैन जो है ये he was the first Dutch to come to India for trade। और ये सबसे पहले कहां पहुंचता है, फर्स्ट टू कम, ये कौन है, ही इज अ डच, ये डच है और ये पहली बार इंडिया में जब आता है तो ये सबसे पहले कहां पहुंचता है, आइलैंड ऑफ सुमात्रा एंड बंटन। इंडोनेशिया के आइलैंड्स पर ये पहुंचता है कॉर्नवालिस डी हॉटमैन और उसके बाद 1602 में ये चार्टर जो है वो इशू कर दिया जाता है कि बस आप जाइए और जाकर वहां पर ट्रेड कीजिए। इसके बाद जो है वेरियस ट्रेड कंपनीज जो है वो क्या करती हैं, देखो जब उन्होंने चार्टर इशू किया तो बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज जो होंगी वो गवर्नमेंट के साथ आएंगी कि हाँ उन्हें ये चार्टर इशू हुआ है, वो अगले 21 साल तक वहां पर जाकर ट्रेड कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, बहुत सारी जो ट्रेडिंग कंपनीज थी, वेरियस ट्रेडिंग कंपनीज, बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज जो है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्वेस्ट करेंगी। वेरियस ट्रेडिंग कंपनीज विल इन्वेस्टेड, हम लिखेंगे इन्वेस्टेड in the Dutch East India Company। ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या करेंगे, ये वहां पर इन्वेस्ट करेंगे और जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, जब आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हो तो आप इट मींस आप उसके शेयर होल्डर हो जाते हो, तो आपको वो क्या करेंगे, आपको आपका शेयर यानी जो भी प्रॉफिट होगा उसका डिविडेंड देंगे, जितना भी आपका हिस्सा होगा उसका आपको डिविडेंड प्रॉफिट का जो फायदा है वो मिलेगा। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया, ये ट्रेडिंग कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इट इज नॉट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
तो ये वहां पर इन्वेस्ट करती है और उसके बाद वहां की जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसे डिविडेंड देती है सभी पर्टिकुलर जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कौन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि यहां पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया। क्या लगाया? पैसा लगाया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कहा जाता है? वर्ल्ड्स फर्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टीनेशनल कंपनी। क्या कहा जाता है? दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कंपनी। ये फैक्ट आपको याद रखना है। क्या कहा जाता है? दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कंपनी है कौन? डच ईस्ट कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद अगर हम टाइमलाइन की बात करें, अब ये यहां पर आ गए, डच जो है वो इंडिया में पहुंच जाते हैं। अब वो यहाँ आएंगे तो वो भी तो फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करेंगे ना, जैसे पुर्तगालियों ने की वैसे इन्होंने भी करनी है। तो ये अपनी पहली जो फैक्ट्री है वो कहाँ लगाते हैं? इस्टैब्लिश्ड फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। कहा? मसूलीपट्टनम। ये अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाते हैं। और कब लगाते हैं? 1605 में। कब लगाते हैं? 1605 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश की। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आप पूछोगे कि मसूलीपट्टनम कहां पर है, तो मसूलीपट्टनम कहां पर है? इट इज इन आंध्र प्रदेश। ये कहां पर है? हम अभी मैप में भी देखेंगे बाद में। ये आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद इनकी सेकंड फैक्ट्री जो है वो कहां स्टैब्लिश की जाती है? सेकंड फैक्ट्री जो है वो लगाई जाती है निजामपट्टनम, निजामपट्टनम। ये भी कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। मैंने एरो डाल दिया है ताकि आपको समझ आ सके। मसूलीपट्टनम फर्स्ट फैक्ट्री which was established in 1605, second factory was Nizampatnam which was also located in आंध्र प्रदेश। और थर्ड फैक्ट्री जो है, थर्ड फैक्ट्री लगाई जाती है, थर्ड फैक्ट्री इन पुलिकट। थर्ड फैक्ट्री कहां लगाई इन्होंने? पुलिकट में। तीसरी फैक्ट्री जो है ये पुलिकट में लगाते हैं। और ये कब लगाते हैं? 1610 में। आपको इन्हीं की जो डेट्स हैं वो याद रखनी है। पहली फैक्ट्री जो 1605 में लगाई, तीसरी फैक्ट्री पुलिकट की 1610 में लगाई, और सेकंड फैक्ट्री जो है वो निजामपट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में लगाई जाती है। तो ये हो गई उनकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज। और ये भी मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया कि वो कैसे यहाँ पर आते हैं, क्योंकि उन्हें चार्टर इशू हुआ होता है और उनको साथ ही साथ वर्ल्ड की पहली मल्टीनेशनल कंपनी भी कहा जाता है। अब क्या होगा? इन्होंने भी फैक्ट्री स्टैब्लिश की। अब होगा ये कि अंग्रेज जो है पहले, पोर्तुगीज जो है वो यहाँ पर पहले क्या कर रहे हैं? ट्रेड कर रहे हैं। उनको वैसे इशू किससे था? अरब से था, ठीक है। अब पोर्तुगीज यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं और दूसरा ट्रेड करने वाला इंसान पहुंच गया। कौन पहुंचा? डच पहुंच गए हैं। अब डच भी यहाँ ट्रेड करने के लिए आ गए हैं। तो अब क्या होगा? अब कुछ राइवलरीज हो जाएंगी। क्या होगा? अब राइवलरी होगी। और इस राइवलरी में किसी को तो हार भी मानना पड़ेगी ना, किसी को हार मानना पड़ेगी और किसी को जीत भी हासिल होगी, ठीक है। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है, पोर्तुगीज के साथ इनका ज्यादा इशू नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हम दूसरी जगह बात करें जो कि अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इसी टाइम के दौरान इंग्लिश यानी जो अंग्रेज हैं उनकी भी भारत में एंट्री होती है।
अंग्रेजों की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी फॉर्मेशन 1599 में हो जाती है और 1600 में वो इंडिया में आ जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी 1599 में फॉर्मेशन हो गई, 1600 में वो इंडिया आ गई और 1602 में तो ये आए हैं। तो अब इशू किसके बीच में होगा? ब्रिटिशर्स के बीच में और इनके बीच में इशू होगा। और उससे पहले एक और दो इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं जिसमें मैं आपको बता दूं कि 1658 में ये एक इंपॉर्टेंट डेट है जिसमें ये क्या करते हैं, कौन, हम बात किसकी कर रहे हैं? डच की। डच जो है वो श्रीलंका श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? श्रीलंका का पुराना नाम था सिलोन, CEYLON। सिलोन जो है वो श्रीलंका का पुराना नाम है। ये क्या करते हैं? श्रीलंका कैप्चर कर लेते हैं, किससे? फ्रॉम दी पोर्तुगीज। हमने देखा था कि पोर्तुगीज की जो फैक्ट्रीज हैं, पोर्तुगीज की जो फैक्ट्रीज हैं वो इस साइड से हैं, ठीक है, और इधर भी कवर्ड है। पोर्तुगीज ने इस पूरी जगह को मैक्सिमम कवर कर दिया हुआ, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, यहाँ श्रीलंका पे भी कौन रूल कर रहा है? किसका रूल नहीं कर रहा है, कौन जो है वहां पर जाकर इस एरिया में ट्रेड वगैरह कर रहा है? कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं पोर्तुगीज। और अब ये क्या करेंगे, डच जो है उससे कैप्चर कर लेंगे श्रीलंका को, किससे? पोर्तुगीज से। और कब करेंगे? 1658 में। उसके बाद 1690, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेट है जिसमें क्या होता है, ये कैपिटल ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल को ट्रांसफर कर देते हैं। अब इससे पहले आपके मन में सवाल आना चाहिए कि जो कैपिटल है वो है कहां पर? किसकी? डच की कैपिटल कहां पर है? जैसे हमने उनकी कैपिटल भी देखी थी, तो डच की कैपिटल कहां पर है? डच की कैपिटल जो है वो पुलिकट थी। जो हमने पढ़ा था कि इसकी थर्ड फैक्ट्री पुलिकट में है, वही इसका हेडक्वार्टर भी होता है। डच का हेडक्वार्टर क्या था? डच की कैपिटल क्या थी? पुलिकट। अब ये क्या करते हैं, पुलिकट को यानी इस कैपिटल को ट्रांसफर कर देते हैं पुलिकट से नागापट्टनम में। क्या करते हैं? नागापट्टनम में ट्रांसफर कर देते हैं। और नागापट्टनम कहाँ है? मद्रास के पास। तो आपके लिए अब क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया? तो उनकी कैपिटल क्या थी? पुलिकट थी। लेकिन वो पुलिकट को क्या कर देते हैं, पुलिकट से कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं, कहां पर? नागापट्टनम में, यानी मद्रास के पास। तो कब करते हैं? 1690 में। इसके बाद आगे बात कर लें तो ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये मेनली किस चीज से डील करती है? मेनली डील्स इन, अब आप सोचोगे किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि इनका जो ट्रेड है वो किस चीज को लेकर होता है? वो होता है चावलों को लेकर, यानी राइस को लेकर, मसालों को लेकर, स्पाइसेस को लेकर, इंडिगो को लेकर, अफीम को लेकर, इन चीजों को लेकर जो है इनका ट्रेड जो है वो चलता है। तो हम लिखेंगे मेनली डील्स इन राइस, स्पाइसेस, या आप इसको ऐसे कर सकते हो, मेनली डील्स इन राइस, स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क, अफीम जिसको हम ओपियम बोलते हैं। तो इन सब चीजों में इनका जो ट्रेड है, एज वेल एज इन इंडिगो, इसको लेकर वो ट्रेड करते हैं।
अब ये ट्रेड तो कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कौन आ गया है, अंग्रेज आ चुके हैं। अब कुछ इश्यूज तो होंगे, तो अब अंग्रेज क्या करेंगे, इनको हटाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। जिसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें अब होता क्या है आगे। एंग्लो, जैसे मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों में और इनमें क्या होता है, राइवलरी होना शुरू हो जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे एंग्लो डच राइवलरी। एंग्लो डच राइवलरी में इंडोनेशिया के पास, हम यहां लिखेंगे एट एम्बोयना, ये एक जगह का नाम है जो इंडोनेशिया में है। वहां पर एक इंसिडेंट हो जाता है, ठीक है। वहां पर क्या हुआ, एक इंसिडेंट हुआ जिसमें क्या होता है कि डच क्या करते हैं, इंग्लिश मैन जो है, अंग्रेज जो है, उनके कुछ लोगों को मार देते हैं, ठीक है। डच मैसेकर्ड सम इंग्लिश, कुछ इंग्लिशमैन को डच क्या करते हैं, मार देते हैं। तो अब इससे किसको गुस्सा आएगा, इससे अंग्रेजों को गुस्सा तो आना ही है, लाजमी है। तो अब क्या होगा, इसके बाद एक बैटल होती है, बैटल ऑफ बडेरा। बैटल ऑफ बडेरा होती है और उसके बाद लास्ट में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लास्ट में क्या हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है बिटवीन इंग्लिश एंड डच। किसके बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया, अंग्रेजों के बीच में। पहले ये बैटल होती है, फिर उसके बाद कॉम्प्रोमाइज भी हो जाता है। कॉम्प्रोमाइज कैसे होता है, ये क्या करते हैं कि अंग्रेज जो है वो इन्हें, डच को किसी तरीके से कन्विंस करते हैं कि उन्हें भारत छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि इस साइड इंडोनेशिया में उनका जो व्यापार है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। क्योंकि इंडोनेशिया में भी क्या होता था, ट्रेड हुआ करता था स्पाइसेस का पर्टिकुलरली, और भी बहुत सारी चीजों का। तो क्या होता है, अब होता ये है कि डच जो है वो मान जाते हैं इस चीज को कि हम इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे और वहां पर ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है वो करेंगे। और ऐसे डच की स्टोरी जो है वो इंडिया से खत्म हो जाती है, यानी इनका चैप्टर जो है वो इंडिया से क्लोज हो जाता है। अब यहाँ पर कौन रह गए, इंग्लिश, ठीक है, और डच जो है वो यहां से चले जाते हैं। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में आती है। अब उससे पहले हम बात करेंगे, एक छोटी सी स्टोरी की बात करेंगे कि ब्रिटिशर्स ने आखिरकार कैसे ये जाना कि इंडिया के पास इतना ज्यादा जो है यहाँ पर ट्रेड होता है और इतनी ज्यादा प्रोस्पेरिटी इंडिया में है कैसे। तो होता क्या है कि एक, पहले हम वर्ल्ड मैप से देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि हमने जो डच के बारे में पढ़ा, आखिरकार डच की जो डच की जो फैक्ट्रीज हैं वो कहां कहां पर थी, ठीक है। हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। हमने देखा, हमने क्या पढ़ा कि डच की जो फैक्ट्रीज हैं वो कहां कहां लगती हैं। सबसे पहले कहां लगी है उनकी फैक्ट्री, मसूलीपट्टनम में। उसके बाद उनकी फैक्ट्री कहां लगी है, उसके बाद उनकी फैक्ट्री लगी है निजामपट्टनम में, और उसके बाद उनकी फैक्ट्री कहां लगी, पुलिकट में, जो उनका हेडक्वार्टर भी था। तो ये आ जाता है हमारे पास। यहां पर हम देखेंगे डच की सेटलमेंट्स। ये वाले कलर का जो फ्लैग है ये डच की टेरिटरी को, डच की फैक्ट्रीज को दर्शा रहा है। यहाँ कोचिन में भी है,
ठीक है। उसके बाद हमने पुलिकट की बात की थी, विच वॉज द हेडक्वार्टर, या हम बोल सकते हैं विच वॉज द कैपिटल ऑफ डच इन इंडिया, जिसको बाद में शिफ्ट करके कहाँ कर दिया था, नागापट्टनम में। ठीक है। अब हमने पढ़ा नागापट्टनम में, नागापट्टनम भी जो है ये बाद में लेटर कैपिटल हम लिख सकते हैं इसको, ये क्या है, लेटर कैपिटल जो है वो नागापट्टनम है यहां पर। और यहां पर क्या है, पुलिकट, जो पुरानी कैपिटल है डच की। इसके साथ साथ हमने बात की यहां पर भी जो इनकी यानी कोचिन में भी जो है डच यहाँ पर भी ये ट्रेड करते हैं, यहाँ पर भी इनकी जो फैक्ट्री है वो लगाई जाती है। तो इस तरीके से डच की और भी फैक्ट्रीज हैं, जैसे त्रिनकुमेल है, जफाना है। ठीक है। तो ये सारी फैक्ट्रीज जो है वो डच की है। आगे हम बात करेंगे कि अंग्रेजों का अराइवल जो है वो इंडिया में होता कैसे है, इसकी स्टोरी थोड़ी सी जानेंगे। इसकी स्टोरी जानने के लिए सबसे पहले हम वर्ल्ड मैप खोलते हैं। ठीक है। अभी हम निकालेंगे वर्ल्ड मैप। ये रहा हमारे पास वर्ल्ड मैप। ठीक है। अब हमें क्या देखना है, यहां पर इंग्लैंड हमें कहां दिख रहा है, ब्रिटेन हमें कहां दिख रहा है, हमें दिख रहा है ये रहा हमारे पास यूनाइटेड किंगडम, ये रहा हमारे पास यूनाइटेड किंगडम, और ये रहा हमारे पास पुर्तगाल यानी पोर्टुगल, जो हमने कल भी पढ़ा था, जहां से वास्को द गामा किस रास्ते से आता है ये मैंने आपको बताया था। वास्को द गामा जो है वास्को द गामा की एंट्री जो है वो इंडिया में होती है थ्रू द रूट ऑफ केप ऑफ गुड होप। ठीक है। ये हमने कल पढ़ा था। तो अभी हम देखेंगे पुर्तगाल यहां पर है, और यहां पर ये केप ऑफ गुड होप के रास्ते से वास्को द गामा जो है वो कहां पहुंचता है, इधर कहीं पहुंचता है। और फिर किससे बोलता है, अब्दुल माजिद जो गुजराती पायलट यहां पर था उससे कहता है कि भाई मुझे इंडिया जाना है, मुझे इंडिया ले चलो। तो वो बोलता है ठीक है मैं आपको ले चलता हूँ, और फिर यहाँ इंडिया में कोचीन में वो आ जाते हैं, जहां उनका जेमोरिन वेलकम करता है। ये स्टोरी हमने कल पढ़ी। ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, अब होगा ये, यहां पर है पुर्तगाल। ठीक है। और यहाँ ये ट्रेड कर रहे हैं इंडिया में, पुर्तगाली इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहां से ये ट्रेड करते करते एक शिप जा रही होती है, और ये शिप कहाँ जा रही होती है, यहाँ पर पुर्तगाल में जा रही होती है, लेकिन कहां पर, लिस्बन। लिस्बन इज द कैपिटल ऑफ पोर्टुगल। पोर्टुगल की कैपिटल क्या है, लिस्बन। वहां पर ये शिप जब जा रही होती है तो एक अंग्रेज जो है वो दुनिया के भ्रमण पर निकला है। वो कहाँ निकला हुआ है, दुनिया घूमने निकला हुआ है। और ये क्या है, ये इंसान जो है ये इंग्लिश सेलर है, क्या है, इंग्लिश पायलट है। इंग्लिश पायलट जो है ये इस ये यहाँ देखता है कि ये वाली जो शिप ये जो शिप आ रही है इसमें काफी ज्यादा, ये जब देखता है इसका वहां सामना होता है तो ये क्या करता है, उसे लूट लेता है, क्योंकि ये लुटेरा भी होता है। ही रॉब्ड दी शिप, ये शिप को रॉब कर लेता है, उसे लूट लेता है। जब लूटता है तो देखता है उसमें कितना ज्यादा सामान है, यानी वहां से ट्रेड होके आ रहा है, मसाले वगैरह है, तो इसको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। लूट तो लेता है, इसको क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन बाद में जब ये वापस अपने देश जाता है, इंग्लैंड में जाता है, तो वहां पर किस रानी का रूल था उस टाइम पर, वहां पर रूल था, मैं यहां लिख रही हूं, क्वीन एलिजाबेथ वन।
क्वीन एलिजाबेथ वन वॉज रूलिंग इंग्लैंड एट दैट टाइम। इंग्लैंड पर कौन रूल कर रहा है उस टाइम? क्वीन एलिजाबेथ वन। तो क्वीन एलिजाबेथ जो है वो उसके सामने जो पेश हुआ तो क्वीन एलिजाबेथ उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करती है। वो उसको स्टोरी सुनाता है कि ऐसा ऐसा मैम मैंने ये देखा है, पुर्तगाली जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। किसके साथ ट्रेड कर रहे हैं? वो इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये हैरान होती है और ये बोलती है नहीं, तुम तो चोर हो, तुम लुटेरे हो, तुम पर हम यकीन नहीं कर सकते। तो ये क्या करती है, अब हम वापस उधर जाएंगे। ये क्या करती है, क्वीन जो है वो कुछ मर्चेंट्स को कहां भेजेगी? क्वीन भेजेगी मर्चेंट्स को इंडिया। इन मर्चेंट्स में लेक्स्टर, बेंजामिन, इनके नाम याद रखना आपके लिए जरूरी नहीं है, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, और मिल्टन हॉल। ये तीन जो व्यापारी हैं, ये कौन है? मर्चेंट्स हैं। बट ये वो वाले मर्चेंट्स नहीं है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं। ये वो वाले ट्रेडर्स नहीं है जो असली में व्यापार करने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आते हैं। ये सिर्फ देखने के लिए आते हैं, उस चीज को जानने के लिए आते हैं, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जो उस बंदे ने बताया है। और ये बताया किसने है? जिसने बताया होता है उसका नाम था, आप लिखेंगे सर फ्रांसिस ड्रेक। सर फ्रांसिस ड्रेक। ये 1580 में ये दुनिया का भ्रमण कर रहा था। जिस टाइम ये लूट लेता है उनकी पोर्तुगीज की शिप को जो इंडिया से ट्रेड करके आए थे, फिर ये जाकर बताता है स्टोरी क्वीन एलिजाबेथ वन को। क्वीन एलिजाबेथ जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि क्या वाकई में उनका ट्रेड चल रहा है पुर्तगालियों का इंडिया के साथ, किसको बेचती है? लेक्स्टर, बेंजामिन और मिल्टन हॉल को इंडिया बेचती है, भारत बेचती है। और जब वो भारत आते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, देखते हैं कि भाई ये तो बहुत मुनाफे वाला ट्रेड चल रहा है। किसके बीच में? पुर्तगालियों के बीच में भी और इंडिया के बीच में, यानी इंडिया और पोर्तुगीज जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। तो ये वापस आते हैं, क्वीन एलिजाबेथ को इंफॉर्मेशन देते हैं, क्वीन एलिजाबेथ को बताते हैं कि हाँ मैडम वहां पर ट्रेड चल रहा है। पुर्तगाली जो है वो किसके साथ ट्रेड कर रहे हैं? इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा मुनाफा, इवन की 60 90 टाइम्स जो मुनाफा है कमा रहे हैं, यानी इतना बेनिफिट जो है वो उठा रहे हैं। तो इन्हें भी क्या होता है, वहां पर भी सभी जो ट्रेडर्स हैं उनको क्यूरियोसिटी हो जाती है कि, और साथ में जो है उनको भी भूख हो जाती है, हंगर हो जाता है कि अब हम क्यों ना जाएं। अगर अरब्स कर रहे हैं, पुर्तगाली कर रहे हैं, तो अब हम क्यों रुके। तो वो भी क्या करते हैं, वो इंडिया आने की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो इंडिया आने की तैयारी में सबसे पहले क्या होगा? 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन होगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनेगी। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनेगी तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो इंडिया आएगी फॉर द ट्रेड। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन हो गई, और 31 दिसंबर 1600 को क्या लिखेंगे? 31 दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन एक चार्टर इशू करती है। इशू अ चार्टर, शी इशूड अ चार्टर, जिसमें इनसे कहा जाता है कि आप जाइए, जाकर वहां ट्रेड कीजिए, वहां पर जाकर ट्रेड करें और मोनोपोली जो है वो एस्टैब्लिश करें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो चार्टर इशू किया जाता था ना, इसका भी कोई टाइम होता था। एक टाइम होता है ना कि आपको इतनी देर के लिए जाने दिया जा रहा है कि आप हमेशा के लिए चले जाएं, ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने कितने ईयर्स के लिए किया था? पहले तो 15 ईयर्स के लिए किया था। बाद में आप देखेंगे कि उनकी कितना ज्यादा वो हाइपोक्राइट थे कि बाद में वो इस टाइम को बढ़ाते चले गए, और लास्ट में 200-250 साल बाद अंग्रेज जो है वो भारत को छोड़कर जाते हैं। ठीक है, तो पहले कितनी देर के लिए करते हैं कि भाई आप 15 साल तक जाओ, वहां पर जाकर ट्रेड करो और व्यापार करो और मुनाफा कमाओ। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की है
वो क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इट वॉज अ, ये आपको पता होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी। ये क्या है? प्राइवेट कंपनी। फॉर इंस्टेंस हम देखेंगे कि जैसे हमारे देश में पीएम है, ठीक है, वो जो भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, चाहे अंबानी है, चाहे टाटा है, बिरला है, ठीक है, इनसे कहते हैं कि भाई चलो वहां पर जाकर इस तरीके से एक कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, वहां पर जाकर आपको ये जो राइट्स हैं हम दे देते हैं कि आप वहां जाकर ट्रेड करो। लेकिन उसके बदले में क्या करना होगा? ये जितना भी मुनाफा कमाएंगे उसका कुछ परसेंट तो उनको भी देना होगा ना। पहले ऐसा हुआ, ठीक है। पहले क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, जो प्राइवेट ट्रेडिंग, जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, वो इसमें होते हैं। और वो क्या करते हैं, 15 साल के लिए उन्हें मिल चुका है, ये चार्टर इशू हो चुका है, वो ट्रेड करने के लिए आएंगे। वो ट्रेड करेंगे तो कुछ पैसा यानी कुछ मुनाफा जो है वो सरकार को देंगे, और बाकी किसके पास रखेंगे? अपने पास रखेंगे। ठीक है, इधर तक समझ आया सबको? अब इसके बाद क्या होगा, ये भी अपनी फैक्ट्रीज जो है यहाँ पे स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, अब भारत में ये आ जाते हैं, भारत में ये आते हैं। सबसे पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जो है वो कौन है? Who was the first governor of British East India Company? And he was Thomas Smith. कौन था? थॉमस स्मिथ जो था, थॉमस थॉमस स्मिथ जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। अब यहां पर आपको एक चीज जानना जरूरी है, और वो क्या है? क्या ये सिर्फ इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए? नहीं, ये ट्रेड करने के लिए ईस्ट इंडीज आते हैं। ठीक है, जैसे ये है हमारे पास मैप, ठीक है, ये आ गई इंडिया की टेरिटरी। ये मैप सिर्फ यहाँ पर ट्रेड नहीं करने आते हैं, जो ये वाला एरिया है, ये वाला है, यहाँ पर कुछ आइलैंड्स हैं। क्या है? आइलैंड्स, कुछ पर्टिकुलर आइलैंड्स हैं। और ये क्या करते थे, जो अंग्रेज थे वो यहाँ के आइलैंड्स को यानी ईस्ट वाले आइलैंड्स को ईस्ट इंडीज कहते थे। क्या बोलते थे? ईस्ट इंडीज। यानी अंग्रेजों के जहां यहाँ पे ब्रिटेन है और यहाँ पर जो भी ईस्ट में जो भी आइलैंड्स है वो इसको क्या बोलेंगे? ईस्ट इंडीज करके रेफर करेंगे। तो इनकी कंपनी का पूरा नाम जो है, ओरिजिनल नेम जो है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। अब यहाँ टाइमलाइन शुरू होगी। 1608 में पहला ब्रिटिशर जो इंडिया आएगा वो था कैप्टन विलियम हॉकिंस। तो आप लिखेंगे कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है, कैप्टन विलियम हॉकिंस कहां पहुंचता है? कैप्टन विलियम हॉकिंस कहां आएगा? इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। किसकी कोर्ट में आएगा ये? जहांगीर की कोर्ट में आएगा। ये जहांगीर के पास आता है और जहांगीर को बोलता है कि आप क्या करो,
ये वहां आया, हमें यहाँ पे फैक्ट्री बनाने की रजामंदी दे दो, यानी परमिशन दे दो कि हम यहाँ पे फैक्ट्री बना सकें। जहांगीर क्या करेगा? ऑब्वियस ही बात है, पोर्तुगीज जो है वो भी उनका फेवर ले रहे हैं मुगल्स का, और पहले के पोर्तुगीज वहां पर रह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, जो जहांगीर है, जहांगीर इसको मना कर देता है, और साथ ही साथ जो है पोर्तुगीज इसके कान भरते हैं जहांगीर के कि भाई अंग्रेज तो बहुत बुरे हैं, तो आप एक काम करना, और वैसे भी अभी अभी आए हैं तो क्या पता कुछ गलत ना कर दें, तो आप एक काम करो, इनको ना दो। तो जब उसके कान भरे होते हैं ना, तो वो क्या सोचता है, जहांगीर बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं दे सकता, वो नहीं देता, वो नहीं देता भाई, परमिशन नहीं कर सकते फैक्ट्री स्टैब्लिश। अब उसके बाद क्या होता है 1612 में, अब 1612 में क्या होगा, 1612 में बैटल ऑफ स्वाली होती है। बैटल ऑफ स्वाली जो है वो किसके बीच में होती है, अंग्रेजों के और पुर्तगालियों के बीच में होती है, ठीक है, बैटल ऑफ स्वाली, इसकी डेट आपने याद रखनी है, बैटल ऑफ स्वाली बिटवीन पोर्तुगीज एंड इंग्लिश, बिटवीन पोर्तुगीज एंड इंग्लिश, ठीक है, इनके बीच में हुई। अब इनके बीच में ये लड़ाई होती है तो जीतेगा कौन, इनके बीच में जब ये लड़ाई होती है तो इंग्लिश जो है वो इन्हें डिफीट कर देते हैं, यानी अंग्रेज इनको हरा देते हैं, डिफीटेड, ठीक है, अंग्रेजों ने इन्हें हरा दिया, तो इम्प्रेस हो गया जहांगीर, जहांगीर बहुत इम्प्रेस हो जाता है, ठीक है, जहांगीर गॉट इम्प्रेस्ड, जहांगीर गॉट इम्प्रेस्ड, किससे इम्प्रेस होता है, अंग्रेजों की जीत से इम्प्रेस्ड, जहांगीर खुश हो जाता है, ठीक है, और इसी के साथ क्या होता है, इसके बाद एक इवेंट होता है जहां पर थॉमस ऑल्डवर्थ 1613 में 1613 में थॉमस ऑल्डवर्थ, अब ये आता है, ठीक है, जब एक का काम ना बन सका तो दूसरा काम बनवाने के लिए आएगा, अब ये आएगा कहां पर, कोर्ट में, ठीक है, ये आ जाता है, थॉमस ऑल्डवर्थ आ जाता है, और ये कोर्ट में जब जहांगीर की पेश होता है तो ये वहां क्या करता है, पूरी कोशिश करता है उसे मनवाने की कि भाई आपको क्या करना चाहिए, हमें फैक्ट्री ओपन करने की परमिशन जो है वो दे देनी चाहिए। अब क्या होगा, अब वैसे भी जहांगीर जो है वो थोड़ा परेशान हो चुका है पोर्तुगीज से, ठीक है, मतलब जो मुगल्स हैं वो परेशान हो चुके हैं पोर्तुगीज से, क्योंकि वो कब से ट्रेड कर रहे थे, अब वो साथ में इंग्लिश से इंप्रेस भी हो चुका है। अब क्या करेगा, जब ये थॉमस ऑल्डवर्थ आता है ना, तो थॉमस ऑल्डवर्थ को पर्शियन आती है, कौन सी लैंग्वेज आती है, नॉन, द लैंग्वेज ऑफ नॉन पर्शियन, ठीक है, ये पर्शियन भाषा को जानता है, ये पर्शियन भाषा में ही बोलता है जहांगीर के सामने, उससे उसी भाषा में बात करता है। अब आपको पता है कि मुगल्स जो थे ये उनकी कोर्ट लैंग्वेज थी, क्या थी, कोर्ट लैंग्वेज होती है ना, कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल्स, मुगल्स की कोर्ट लैंग्वेज क्या थी, पर्शियन। अब तो जहांगीर और ज्यादा इंप्रेस हो गया, अब जहांगीर क्या करेगा, जहांगीर उसको परमिशन दे देगा कि भाई आप फैक्ट्री ओपन कर लो, क्या करो, फैक्ट्री ओपन कर लो। तो 1613 में सूरत में फैक्ट्री बना देते हैं अंग्रेज, ठीक है, सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं 1613 में। अब 1615 में, ये भी टाइम लाइन है ना, तो आपको इतनी सारी डेट्स याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए, बैटल ऑफ स्वाली की डेट आपको याद करनी है, क्या पता आपको डायरेक्ट के क्वेश्चन आ जाए, उसके बाद आपको बाकी इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। 1608 भी आप थोड़ा याद कर लें कि कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो अंग्रेज जो है वो कोर्ट में जाता है जहांगीर की, ये आप डेट याद कर लें, अदरवाइज इतनी डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब 1613 वाली इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सूरत में फैक्ट्री जो है यानी अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री जो है वो यहाँ लग चुकी है, और इसके बाद 1615 में सर
थॉमस रो। सर थॉमस रो यहाँ पर जहांगीर की कोर्ट में आता है और ट्रेड कंसेशन मांगता है कि भाई हमें ट्रेड करने के लिए थोड़ा माफ करो, इतनी सारी कस्टम ड्यूटीज लग रही हैं हम पे, टैक्स लग रहे हैं हम पे, तो हमें तो नुकसान हो रहा है, हमें थोड़े से टैक्स वगैरह जो है वो माफ करो। ये कौन बोलता है? ये बोलता है सर थॉमस रो। डिमांड कंसेशन, ठीक है, थोड़ी सी कंसेशन मांगता है कि मुझे थोड़ी सी कंसेशन दे दो। अब इसके बाद 1661 में क्या हुआ था ये हमने पढ़ा था। अंग्रेज जो है उन एक अंग्रेज चार्ल्स जो वन होता है, ही वाज अ प्रिंस, चार्ल्स वन, जिसकी शादी किससे हो जाती है? पोर्तुगीज प्रिंसेस से हो जाती है। ये 1661 में होता है। कैथरीन ब्रेगेंजा, ये हमने कल पढ़ा था। कैथरीन की शादी जो कि एक पोर्तुगीज प्रिंसेस है किससे हो जाती है? पोर्तुगीज प्रिंसेस। she got married to चार्ल्स वन। चार्ल्स वन कौन है? ब्रिटिश प्रिंस है। इससे इसकी शादी हो गई। तो अब इन्होंने पुर्तगालियों ने क्या दिया एज अ डोरी? एज अ डोरी इन्होंने बॉम्बे दे दिया। एज अ डोरी क्या देते हैं? एज अ डोरी बॉम्बे दे दिया इनको। किसको दिया? अंग्रेजों को। और बॉम्बे बिकम्स द प्रेसिडेंसी ऑफ इंग्लिश। बॉम्बे इनको मिल गया, ठीक है। अब बॉम्बे जो है वो किसके पास आ गया है? अब आपको ये याद रखना है बॉम्बे पर कौन वहां पर ट्रेड वगैरह करेगा। बॉम्बे में अब किसका जो है चलेगा, जिसकी चलेगी वो कौन है? इंग्लिश, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? अब और कुछ फैक्ट्रीज जो है अंग्रेज लगाते हैं, जैसे 1611 में, 1611 में यानी 1611 में दूसरी फैक्ट्री लगाते हैं। 1611 में मसूलीपट्टनम में। कहां पर? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कहां पर है? अभी हमने पढ़ा था जब डच की फैक्ट्री 1605 में पहली यहां लगी थी। 1611 में अंग्रेज भी लगा रहे हैं अपनी फैक्ट्री यहां पर, ठीक है, आंध्र प्रदेश। 1611 में मसूलीपट्टनम में इनकी फैक्ट्री लग जाती है। अब आपको दो चीजें याद रखनी। इंग्लिश की पहली फैक्ट्री जो है वो कब लगती है और कहां पर लगती है? इंडिया में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री जो थी वो सूरत में लगती है 1608 में। और अगर हम बात करें साउथ इंडिया में, क्योंकि आंध्र प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में या सदर्न इंडिया में आपसे पूछ सकते हैं कि पहली फैक्ट्री अंग्रेजों की कौन सी थी, तो वो कौन सी थी? मसूलीपट्टनम, ठीक है, जहां पर डच ने भी पहले 1605 में अपनी फैक्ट्री बनाई थी। उसके बाद 1626 में ये अरमा गांव में भी अपनी फैक्ट्री बनाते हैं। अरमा गांव 1630 ये टाइमलाइन है और साथ में फैक्ट्रीज की डेट है, ये थोड़ा आपको याद रखना भी जरूरी है। 1630 में क्या होता है? ट्रीटी ऑफ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैड्रिस बिटवीन पोर्तुगीज एंड इंग्लिश एंड इंग्लिश। थर्टी टू में अंग्रेजों ने डिग्री हासिल कर दी फ्रॉम सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। सुल्तान ऑफ गोलकोंडा जो है उनसे डिग्री हासिल कर लेते हैं ट्रेड करने के लिए। कौन? अंग्रेज। 1632 में। और 1633 में ये पहली ट्रेडिंग फैक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं। कहां पर? ईस्ट में। फर्स्ट ट्रेडिंग फैक्ट्री इन ईस्ट। ये भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री जो ईस्ट में लगती है वो कौन सी है? फैक्ट्री इन ईस्ट वो है
हरिहरपुरा, हरिहरपुरा एंड बालासोर। ये कहाँ पर है बालासोर? ये आएगा आपका ओडिशा में। कहाँ पर? ओडिशा में। ठीक है, इस तरह से वो अपनी जो फैक्ट्रीज हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं, जिसमें 1633 में पहली ट्रेडिंग फैक्ट्री ईस्ट में इस्टेब्लिश की जाती है, हरिहरपुरा में और बालासोर में। तो ये जो फैक्ट्रीज हैं ये जरूरी हैं आपके लिए, ये आपको याद भी करनी है। उसके बाद 1639 में ये चंद्रगिरी के राजा से मद्रास ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मद्रास ले लेते हैं। गॉट मद्रास फ्रॉम रूलर ऑफ चंद्रगिरी। अब देखो, अब आपको इससे दो चीजें क्लियर होगी। बॉम्बे उन्होंने किससे लिया? एज ए डोरी उनको मिल गया पोर्तुगीज से। मद्रास उन्होंने किससे लिया? राजा ऑफ चंद्रगिरी से लिया। कब लिया? 1639 में। 1661 में उन्हें बॉम्बे एज ए डोरी जो है एज ए गिफ्ट उनको मिल गया। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि उन्होंने बॉम्बे और मद्रास जो है वो अपने पास कर लिया है। अब क्या होता है, 1639 की ही बात है कि ये फोर्ट इस्टेब्लिश करते हैं। कहां पर? मद्रास में फोर्ट इस्टेब्लिश करते हैं, सेंट होम, सेंट जॉर्ज, सेंट जॉर्ज जो है एंड सेंट डेविड। सेंट जॉर्ज एंड सेंट डेविड कहां पर किया जाता है? मद्रास में। और ये सेंट जॉर्ज जो है वो इनका क्या है इस टाइम? इधर हेडक्वार्टर। क्या है? हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर सेंट जॉर्ज और सेंट डेविड जो है वो मद्रास में इन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया, और सेंट जॉर्ज जो है वो इनका नया हेडक्वार्टर हो जाता है 1614 में। कब? 1614 में, 1614 में। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए मैं दोबारा, 1614 में। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि किस तरह से अंग्रेजों ने बॉम्बे और फिर मद्रास जो है वो अपने अंडर कर लिया। अब बाद में हम देखेंगे कि किस तरीके से वो वहां पर ट्रेड करते हैं, और बाद में धीरे धीरे जो है वो उसको अपनी प्रेसिडेंसी बना लेते हैं, जिसमें बंगाल, मद्रास और कलकत्ता जो है वो उनकी प्रेसिडेंसी बन जाती है। वो तीन मेन एरियाज जो है वो पढ़ना बहुत जरूरी है, और आगे वाले चैप्टर्स में वो हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के आज के जो लेक्चर में इतना मैंने आपको बताया कि किस तरीके से भारत में पहले हमने पोर्तुगीज का पढ़ा, पोर्तुगीज कैसे आते हैं, उसके बाद डच के बारे में पढ़ा जहां पर उनका जो है वो पहला मल्टीनेशनल कंपनी उन्हें बोला जाता है, और साथ में वो यहाँ पर ट्रेड करने तो आए थे, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि अंग्रेजों की और उनकी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्योंकि दोनों की टाइमलाइन सेम है 1600। ठीक है, तो जब ये आए वो भी आ चुके थे, वो इनसे पहले आ चुके थे। अब हमें ये जानना है कि उन्होंने उन कॉम्प्रोमाइज कर लिया, जिसमें अंग्रेजों ने उनसे क्या कहा? अंग्रेजों ने उनसे कहा कि तुम्हें तो ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड कहाँ मिल रहा है? इंडोनेशिया में मिल रहा है, सुमात्रा, जावा में मिल रहा है, तुम वहां जाकर करो। और वह सच में वहां चले जाते हैं, उन्हें खुद होता है कि हम वहां ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है वो कर सकेंगे। तो इट मीन्स वो ट्रेड के ही मकसद से आए थे, और अंग्रेज जो थे वो भी ट्रेड के मकसद से आए थे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा पॉलिसी चलाएंगे और अपना पॉलिटिकल डोमिनेशन बनाने की पूरी पूरी कोशिश जो है करेंगे। और उसमें अभी हमें दिख भी रहा है कि उन्होंने अपना डोमिनेशन बनाने के लिए काफी जो इनके एफर्ट जो है वो दिख रहे हैं। अब आप सोचोगे कैसे? क्योंकि वो बार बार जहांगीर की कोर्ट में जा रहे हैं, फैक्ट्रीज की डिमांड करेंगे, भाई हमें फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने दो। जब एक से नहीं हो रहा दूसरा जा रहा है, ये तो ठीक है, बट उसके बाद वो बोल रहे हैं हमें फोर्टिफिकेशन करने दो, हमें ये करने दो, वो करने दो। क्यों बोल रहे हैं? वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो ताकि अपना वहां स्ट्रॉन्ग होल्ड बना सके, उस पोजीशन को अच्छे से कंसोलिडेट कर सके कि कोई भी उन्हें आसानी से निकाल ना सके। और ऐसे ही करते करते लास्ट में ये क्या करेंगे? लास्ट में वहां पर रूल करना शुरू करेंगे, और वहीं से पूरे इंडिया पर अपना रूल जो है वो चला देंगे, इंडिया को ब्रिटिश इंडिया में कन्वर्ट कर देंगे। तो आगे का लेक्चर डेन्स कैसे आते हैं,
जो डेनमार्क से आते हैं। उसके बाद फ्रेंच कैसे आते हैं, वो कौन थे, उन्होंने आकर क्या किया, उनके बीच में और अंग्रेजों के बीच में, यानी फ्रेंच और इंग्लिश की जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी होती है, उसमें कैरनेटिक वॉर्स होती हैं, वो सब हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आपको ये वाले नोट्स जो है वो रिवाइज करने हैं, पहले मेंटेन कर लें ये वाले नोट्स, उसके बाद रिवीजन करनी है नोट्स की, और अच्छे से इनको पढ़ना है, क्योंकि इनमें से काफी सारी चीजें जो हैं वो आपके क्वेश्चन में अपीयर हो सकती हैं, क्वेश्चन पेपर में आ सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर द डे।